सुमन सुबह सुबह हॉल में अपनी सास को चाय देने आती है। तभी सुमन की सास सरला भी चाय लेते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, अब तो नेहा को उठा दिया कर सुबह सुबह। कल को उसकी शादी होगी और उसे खाना पीना कुछ भी बनाना नहीं आता है। माँ जी, आपने मुझे शाम में कहा था ना कि ननद जी को उठाना है, तो मैं उन्हें उठाने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो अभी नहीं उठेंगी, चाहे जो हो जाए। इसे तो मैंने ही सर पर चढ़ा रखा है। मैं आज ही उसे समझाती हूँ, कल से वो समय पर उठने लगेगी। ठीक है माँ जी, आप ही समझाइए ननद जी को अब, वरना वो किसी की कहाँ ही सुनती है। अरे उसे छोड़ तू, तुझे मैं बताना भूल गई। 2 दिनों बाद ही लड़के वाले नेहा को देखने आ रहे हैं, तो अगर वो आए तो उन्हें खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, क्योंकि वो तेरे मायके से हैं। हाँ माँ जी, खिलाना तो पड़ेगा ना, वरना मेरे मायके में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले सारी तैयारी हो जानी चाहिए। सरला ये सब बातें कर ही रही होती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है सरला, सास बहू में क्या खुसर फुसर चल रही है? कुछ नहीं, आप बैठ और बता कैसे आना हुआ। बस मैं तो तुझे कांता का हाल बताने आई थी। तुझे पता है उसके बेटे की शादी में बारातियों को जो पीटा है लड़की वालों ने। अरे कांता का बेटा है ही नशेड़ी, और उसके आवारा दोस्तों को तो तू जानती ही है। अरे बाप रे, वैसे उसके साथ तो अच्छा हुआ। देख नहीं रही थी अपने बेटे की शादी से पहले कैसे मुझे और तुझे सुनाने में लगी थी कि सज्जन परिवार है मेरे बेटे की जहाँ शादी हो रही है। सही कह रही है तू। और मेरा बेटा तो कह रहा था कि खाना भी खत्म हो गया था बारातियों के पहुँचने तक। बताओ, ये तो और भी शर्म की बात है। वैसे कांता मिले तो उसके मजे जरूर लूंगी। माँ जी, उनके बेटे की शादी हो रखी थी तो कितनी भी बदनामी हो चल जाता है, लेकिन अभी तो ननद जी की शादी नहीं हुई है, और अगर उनकी शादी में बदनामी हुई तो आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी, इसीलिए किसी का मजाक नहीं बनाते हैं। तू बीच में किससे पूछकर कूदी है? जाकर काम कर, और जो काम कहा है उस पर तेरा ध्यान होना चाहिए, ना कि मेरे और विमला की बातों पर। ऐसे ही समय बीत रहा था और सरला अपनी बेटी को देखने आने वाले लोगों की मेहमान नवाजी की तैयारियों में लगी हुई थी। ऐसे ही एक रोज 2 दिन बाद ही सरला के घर लड़के वाले आते हैं, जो कि नेहा को देखने आए थे। सरला भी बहुत खुश थी और सुमन उसके घर आए 5-6 मेहमानों का खाना बना रही थी। माँ जी, छोले, पनीर, पुलाव, पूरी, रायता और खीर सब मैं टेबल पर लगवाती हूँ। जब आप लोगों की बातचीत खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक तू बाकी की तैयारियां कर, मैं बाहर देखती हूँ। सरला को लड़का पसंद था और लड़के वाले को नेहा। अब बातचीत पक्की हो जाती है तो सुमन ने जो मेहमानों के लिए खाना बना कर रखा था वो परोसने की बारी आती है। किचन में नेहा और सुमन पूरी बना रहे होते हैं, तभी वहाँ विमला का आना होता है। अरे बहू, खाना बन गया हो तो बाहर मेहमानों तक पहुंचा दे। हाँ, मैं अभी लगाती हूँ विमला काकी, लेकिन आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। हाँ बहू, ला मैं सब्जी निकाल दूँ। वैसे सब्जी की खुशबू तो अच्छी आ रही है। अरे हाँ विमला काकी, मैंने ही बनाई है सब्जी, तो खुशबू तो आनी ही है। अरे बहू, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 लोग ही खा पाएंगे, उतनी ही सब्जी है। और सब्जी कहाँ गई? या तूने इतनी ही बनाई थी? अरे नहीं काकी, मैंने तो 1 किलो पनीर की सब्जी बनाई है, ये फिर कहाँ गायब हो गई? क्या करे विमला काकी? भाभी, कहीं आप सब्जी खा तो नहीं गई? क्योंकि ननद भाभी का तो बैर हर कोई जानता है। अरे नहीं, मुझे तो पनीर पसंद ही नहीं है। आप चाहे तो माँ जी से पूछ लीजिए। तो भाभी, किचन में आपके अलावा कोई है क्या? नहीं ना? तो देख लो आप खुद। देखो ननद जी, ये लड़ने झगड़ने का समय नहीं है। विमला काकी, आप ही कुछ बताइए, माँ जी की इज्जत पर बात आ जाएगी वरना। वहाँ मेहमान खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ आधे से ज्यादा पनीर की सब्जी गायब थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब्जी गई तो गई कहाँ। भाभी, अब बेइज्जती हो या कुछ भी हो, अब तो मेरी शादी टूट ही सकती है। अरे सरला की बेटी, कैसी बातें कर रही है तू भी? कभी अच्छा नहीं बोल सकती तो अपने मुंह से जहर क्यों उगल रही है? काकी, उनकी बातों को मत सुनिए, वो तो शादी भी नहीं करना चाहती है। अरे ये तू कैसी बातें कर रही है? शादी नहीं करेगी तो क्या पूरी जिंदगी ऐसी ही बैठी रहेगी?
विमला और सुमन पनीर की सब्जी और ज्यादा मेहमानों के बीच फंसे हुए थे। तभी विमला सुमन को कुछ कहती है और सुमन भी फ्रिज से टमाटर लेकर आती है। इसकी ग्रेवी बना देती हूँ, बाकी जो होना होगा देखा जाएगा। बदनामी तो ऐसे और वैसे दोनों तरफ से होनी ही है अब। सुमन भी अब जल्दी जल्दी पनीर की सब्जी में ग्रेवी बनाती है और जल्दी से मेहमानों तक पहुंचाती है। बहू, इतना लेट खाना क्यों परोसा है? किसी बात को लेकर कलेश कर रही थी क्या तू? नहीं नहीं, तेरी बहू ने तो आज तेरी इज्जत बचा ली। तू ऐसा समझ, अभी ने खाने दे, उसके बाद बात करते हैं। माँ जी, इनके जाने के बाद आप मुझसे सवाल जवाब कीजिएगा। मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं और भी पनीर की सब्जी कम न पड़ जाए। अब कुछ देर बाद जब मेहमान खाना खाकर उठते हैं तो खाने की खूब तारीफ करते हैं। अब लड़के का पिता सरला से कहता है, अरे बहन जी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था, खाकर तो मजा ही आ गया। अभी तो हम चलते हैं, बस बच्चों की शादी के सिलसिले में जल्द ही बातचीत होगी। जी, आपको खाना पसंद आया, ये तो हम लड़की वालों का सौभाग्य है। खैर, जल्द ही मुलाकात होगी भाई साहब। जी बहन जी, अब अगली बार आप सभी घर वाले हमारे यहाँ आइएगा, हमें भी थोड़ी मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिए। अरे हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जैसे आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारी मेहमान नवाजी करने में। खाने पीने से लेकर हर चीज एक नंबर थी। अरे हम लड़की वाले हैं भाई साहब, ये तो हमारा फर्ज बनता है। लड़के वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ही विमला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे सरला, आज तो तेरी बदनामी हो जाती है अगर मटर पनीर की सब्जी में ग्रेवी नहीं डलवाती। तो तुझे पता भी है कि ना जाने कैसे पनीर के आधे से ज्यादा सब्जी गायब थी। ये तू क्या कह रही है? लेकिन मेरे घर में कोई ऐसा कैसे करेगा? माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो काम में ही लगी हुई थी। ये बात आप भी जानती हैं। अब ये सब छोड़ तू और मुझे ये बता कि नेहा कहाँ है अभी? माँ जी, वो अपने कमरे में बैठी हुई है। क्यों, क्या हुआ? अरे उसे ही पनीर और पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, उसका ही किया धरा है ये, और वो पहले ही शादी के लिए मना कर रही थी। अरे भगवान, ऐसी बेटी किसी दुश्मन को भी ना दे। क्या ननन जी ने ये सब किया है? अरे माँ जी, वो तो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, मैं तो बस सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी उनके ताने। अब सरला अपनी बेटी नेहा को हॉल में बुलाती है। कहो माँ, क्यों बुलाया है? सब्जी के बारे में पता करने के लिए? अरे देखो, मुझे लगी थी भूख, इसलिए सब्जी मैंने खा ली। माँ, क्या ही फायदा है मेहमानों को खिलाने का जब आपके ही घर के लोग भूखे रहते, इसलिए मैंने खा लिया। देखा, मैंने कहा ना। अरे बाप रे बाप सरला, तेरी बेटी तो नाक कटवाने वाले काम करती है। अरे तू भी कैसे बातें करती है? मेरी बेटी तो लाखों में एक है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मुझे अब अच्छे से पता है ये क्या कर सकती है और क्या नहीं। पनीर की सब्जी और मेहमानों के बीच में विलेन बनी नेहा ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी कि सब्जी कम पड़ जाए और मेहमानों को भूखा ही नहीं बल्कि जलील होकर जाना पड़े। लेकिन विमला और सुमन के सूझबूझ से नेहा को देखने आए लड़के वाले खाना खाकर ही नहीं बल्कि उसकी तारीफ भी करके जाते हैं। शोभना अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शोभना का एक 15 साल का बेटा और 18 साल की बेटी थी। गांव में शुरू से ही पली बड़ी शोभना की शादी शहर में हुई थी। अब ऐसे ही शोभना का अपने घर गांव बहुत ही कमाना होता। बच्चे भी बड़े हो चुके थे। उनकी पढ़ाई लिखाई में शोभना काफी व्यस्त हो जाती है। एक रोज शोभना अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। माँ, इस बार अगर गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेंगी ना तो मैं जरूर बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी। बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। हाँ हाँ, पूरे 5 साल हो गए हैं ये सुनते सुनते कि इस बार गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी तो बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी। इस बार भी मैं इंतजार करूंगी। माँ, आप तो जानती है ना घर में कितना काम होता है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको स्कूल की छुट्टी मिलती नहीं है और आपके दामाद को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ, नानी से मिलने हमें गांव नहीं जाना। हाँ माँ, 10 दिनों की तो गर्मियों की छुट्टी मिलती है, उसमें भी हम गंदी जगह जाए? हम नहीं जाएंगे, मुझे तो बिल्कुल गांव पसंद नहीं। तुम दोनों चुप करो, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है, उन्हें गांव पसंद नहीं तो तू अकेली आ जाइयो। शोभना अपनी माँ से कई सालों से गांव मिलने नहीं गई थी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई
और पति के काम से छुट्टी ना मिलने की वजह से शोभना को समय नहीं मिल पा रहा था कि वो कुछ समय के लिए गांव जाकर अपनी माँ से मिलाए। ऐसे ही समय गुजर रहा था और जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। तभी शोभना अपने पति रोशन से कहती है, जी वो मैं आपसे ये कहने वाली थी कि अब तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं, तो क्या हम एक बार गांव होकर आते हैं? माँ का बहुत मिलने का मन है हमसे। अगर ऐसी बात है तो तुम और बच्चे चले जाओ। मुझे तो काम से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं, और छुट्टी तो बच्चों की हुई है, मेरी थोड़ी ना। पापा मुझे गांव नहीं जाना, मुझे गांव जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ के लोग बहुत गंदे होते हैं। और वहाँ की चीजें भी बहुत गंदी होती है, खाना भी बहुत गंदी तरीके से बनाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं जाना गाँव। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना, तो बीच में बोलना जरूरी है क्या? और मैंने तुम दोनों से तुम्हारी राय नहीं पूछी कि तुम्हें गांव चलना है या नहीं चलना है। माँ आप कुछ भी करो, लेकिन मैं गांव नहीं जाने वाला तो नहीं जाने वाला। हाँ हाँ माँ, केशव बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी नहीं जाने वाली, आप अपना देख लो। इतना कहने के बाद केशव और ममता दोनों ही अपना खाना उठाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर रोशन शोभना पर गुस्सा करते हुए कहता है, देखो आजकल के बच्चे देखो, संस्कार नाम की तो इनके अंदर कोई चीज ही नहीं है। इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, देखा है तुमने? जब भी मैं डांटती हूँ तो तुम मुझे से डांटने नहीं देते हो। बच्चा है, देख लो बच्चे होने का नतीजा कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। अब अगले ही दिन कलावती फिर से अपनी बेटी शोभना को फोन करती है और शोभना भी बड़ी ही उदास होकर अपनी माँ को फिर से यही कहती है कि इस बार भी उसे समय नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, बच्चे अगर मुझसे मिलने नहीं आना चाहते तो तू अकेली चली आना। पता नहीं माँ बच्चे ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। इतना कहकर शोभना फोन रख देती है। अब इधर कलावती अपनी बेटी शोभना से मिलने का मन बना लेती है और अपने बेटे को कहकर 4-5 दिनों के अंदर ही शोभना के घर बिना बताए आ जाती है। अब जैसे ही कलावती शोभना के घर आकर गेट खटखटाती है, वैसे ही दरवाजा केशव खोलता है। जी आप कौन है? आपको किससे मिलना है? 1 मिनट माँ, बाहर आके देखो, कोई पैसा मांगने वाली आंटी आई है। अरे बेटा नहीं नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो अब जैसे ही ममता गेट लगा देती है, वैसे ही कलावती को बहुत दुख होता है कि उसके नाती और नातिन उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब शोभना तुरंत ही गेट खोल देती है और वो अपने सामने अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और गले लगाकर कहती है, माँ आप यहाँ और कैसे? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ आ गई मुझसे मिलने, अपनी बेटी से मिलने। तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? उनसे भी मिलवा दे मुझे। माँ कहीं ये लोग आपको ही तो मांगने वाली नहीं कह रहे थे? नहीं नहीं, सच में कोई मांगने वाली आई थी, वो तो चली गई। मैंने उसे पैसे पकड़ा दिए थे। कितने बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, और ममता तो बिल्कुल तुझ पर गई है। केशव और ममता अपनी नानी कलावती को नमस्ते तक नहीं करते और उन्हें देखकर दूर दूर भागते हैं, क्योंकि कलावती गांव से थी और कलावती के कपड़े भी थोड़े मैले कुचले से थे। शोभना अपने बच्चों के व्यवहार से बहुत दुखी होती है, लेकिन अपनी माँ के आने की खुशी शोभना अपनी माँ का आवभगत करती है। तेरा घर तो बड़ा ही सुंदर है। अब ना जाने अगली बार कब मिलना हो। 1-2 महीने रुक कर जाना माँ, मुझे अच्छा लगेगा। सोच तो रही हूँ कि थोड़े समय तक रुक जाऊं, लेकिन घर का भी काम देखना है। तुझे तो पता है आजकल के बच्चे कहाँ कुछ सुनते हैं। शोभना अपनी माँ के साथ खुश होती है, लेकिन केशव और ममता अपनी नानी के पास बैठते तक नहीं थे और ना ही उनसे सीधे मुंह बात करते। एक रोज शोभना की सुबह सुबह तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण शोभना बच्चों के लिए दाल चावल बना देती है। केशव और ममता दाल चावल खाना पसंद नहीं करते और इधर उधर किचन में खाना ढूंढ रहे होते हैं। आज शोभना की तो तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए उसने चावल दाल बना दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना दूं क्या बच्चों? आप तो रहने दीजिए नानी, आप गांव वाले लोगों को गोबर पाथने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। हाँ सच में उसमें से ना बहुत स्मेल आती है।
आप कैसे कर लेती हो नानी? कलावती को बच्चों की बातें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि उसे पता था शहर में रहने वाले बच्चे कुछ भी बोलते हैं, बड़ों की इज्जत तो उन्हें करनी ही नहीं आती। इसलिए अब कलावती गांव से लाया हुआ अपने हाथों का बना हुआ आम का अचार निकालकर किचन में रख देती है, जिसकी खुशबू से बच्चे किचन में दाल चावल निकालकर उस अचार के साथ खाते हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों दाल चावल के लिए झगड़ा कर रहे हो? अरे नहीं नहीं माँ, हम दाल चावल के लिए झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि ये आम का अचार जो किचन में रखा हुआ है ना, उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं हम। कौन से आम के अचार की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई अचार किचन में नहीं रखा। मैं तो सोच रही थी तुम लोगों ने दाल चावल खाया भी होगा, या तो आज बर्बाद होने वाला है। तो फिर ये अचार आपने नहीं रखा तो ये यहाँ आया कैसे? कहीं यहाँ नानी ने तो नहीं रखा? अब केशव और ममता को पता चलता है कि जिस अचार के लिए वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं वो नानी के हाथों का बनाया हुआ अचार है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। अब ममता अपनी नानी को बड़े ही प्यार से कहती है, नानी मैं तो कहती हूँ आप 2-3 महीने यहीं रुक जाओ और आम का अचार बनाकर जाना। मुझे तो आपके हाथों का आम का अचार बहुत पसंद आया। माँ के हाथों का खाना खाकर वाकई तुम दोनों की अकल ठिकाने आ गई। हाँ हाँ नानी, प्लीज प्लीज आप ना आम का अचार बनाकर ही जाना, वरना वरना हम आपको जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, नानी के हाथ के आम का अचार क्या खाया तुम लोगों ने? तो मेरे ही गुण गाने शुरू कर दिए। देखा नानी के हाथ का जादू। ये तो मानना पड़ेगा नानी, वाकई आपके हाथों में जादू है। जो दाल चावल हम सालों से हाथ भी नहीं लगाते थे, आज उसे मजबूरन हमें खाना पड़ा, और खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है बस वही खाते रहे, लेकिन आपके आम के अचार के साथ। तो नानी आप कब बना रहे हो आम का अचार? और हाँ, थोड़ा ज्यादा बनाना, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया था स्कूल में। अब केशव और ममता की नानी कलावती अपने गांव जाने से पहले अपने बच्चों के लिए आम का अचार बनाकर रख जाती है, जिसे खाकर हर कोई यही कहता, वाकई नानी के हाथों का आम का अचार खाकर तो मजा ही आ गया। संजना को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसकी सभी खाने की रेसिपी में सबसे ज्यादा फेमस थे दिल वाले पराठे। वैसे तो लोग आमतौर पर गोल या तिकोनी पराठे खाते हैं, लेकिन संजना पराठों को दिल के आकार में बनाती थी, जिससे वो स्वाद के साथ साथ देखने में भी बहुत आकर्षित लगते थे। एक दिन वो रसोई में दिल वाले पराठे बना रही थी, तभी उसकी माँ माधुरी वहाँ आती है और कहती है, संजना बेटी, तू ये क्या कर रही है? तू क्या अपने इस दिल वाले पराठे बनाने के चक्कर में पूरा दिन रसोई में खड़ी रहती है? तो क्या हुआ माँ, कौन सा मुझे नौकरी पर जाना है जो लेट हो जाऊंगी? मुझे अच्छा लगता है दिल वाले पराठे बनाना। हाँ बेटी जानती हूँ, लेकिन इसमें तेरा बहुत टाइम खराब होता है, और मैंने तुझसे कहा था ना कि आज तुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं, तब भी तू अभी तक तैयार नहीं हुई अपने दिल वाले पराठे बनाने के चक्कर में। हाँ माँ, आपने सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी पराठे बनाने के चक्कर में। एक काम करिए, बचे हुए पराठे आप बना लीजिए, मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा, तेरे दिल वाले पराठे मुझसे नहीं बनाए जाएंगे। ये तुझे ही मुबारक हो, मुझे और भी बहुत काम है। तू जल्दी से इन पराठों को सेक कर तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। माधुरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजना भी सारे पराठे बनाकर तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद लड़के की माँ मालती और लड़का अमित उनके घर आते हैं। कुछ देर में संजना भी वहाँ आती है। अमित संजना को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। तभी मालती कहती है, देखिए माधुरी बहन, हमें आपकी लड़की फोटो में ही पसंद थी, वो तो आपके कहने पर हम लड़की देखने के लिए चले आए, और मेरे बेटे की मुस्कुराहट देखकर लग रहा है उसकी तरफ से भी हाँ है। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? जी माँ, मुझे लड़की पसंद है, मेरी तरफ से हाँ है। अगर संजना को भी मैं पसंद हूँ तो मुझे भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ है। अमित और संजना की हाँ सुनकर मालती बहुत खुश होती है और सभी लोगों की रजामंदी के साथ कुछ समय बाद अमित और संजना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। अगले दिन संजना रसोई में नाश्ता बनाने के लिए जाती है, जहाँ वो दिल वाले पराठे और सब्जी बनाती है और ढककर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी अमित तैयार होकर नीचे आता है, जिसे देखकर संजना कहती है, अरे आप आ गए, मैं आने वाली ही थी आपको बुलाने के लिए। आइए दोनों साथ में नाश्ता करते हैं।
हम दोनों ही सिर्फ नाश्ता करेंगे क्या? माँ कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेंगी? वो अमित जी, माँ जी अपनी सहेली के यहाँ गई है। उनकी सहेली की शायद तबीयत ठीक नहीं है, वो बाद में आकर नाश्ता कर लेंगी। ओके ठीक है, फिर एक काम करो, तुम भी सिर्फ लंच पैक कर दो, मैं भी नाश्ता नहीं करूंगा। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहीं सबके साथ लंच नाश्ता कर लूंगा, अभी मुझे भूख भी नहीं है। मैंने इतने प्यार से बनाया है, एक बार देखिए तो सही। आपको नाश्ते में कुछ अलग मिलेगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा भी क्या खास है? जो भी है तुम लंच में पैक कर दो, मैं वहीं देख भी लूंगा और खा भी लूंगा, और तुम भी टाइम से नाश्ता कर लेना। अमित के कहने पर संजना रसोई में जाकर दिल वाले पराठे उसके लंच में पैक कर देती है। इस बात से अनजान अमित कि संजना ने दिल वाले आकार में पराठे बनाए हैं, वो वही लंच लेकर ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ लंच करने बैठता है, और जैसे ही लंच बॉक्स खोलता है उसके सभी दोस्त दिल वाले पराठे देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसका एक दोस्त कहता है, मानना पड़ेगा अमित भाई, भाभी तो बहुत रोमांटिक निकली। जो पराठों पे दिल का आकार बना के दे सकती है वो क्या नहीं दे सकती यार। लेकिन मुझे लगता है ना, प्यार दिखाने का ये तरीका सही था, लेकिन जगह नहीं। बकवास बंद कर तू अपनी, और मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। चुपचाप लंच कर, वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा और तेरा मुंह टूट जाएगा। फिर निकालते रही अपनी पत्ती सी। यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने कौन सा कुछ गलत बोला है? जब देखो मारने की धमकी देता रहता है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि इतनी रोमांटिक बीवी मिली है तुझे, जो पराठे भी दिल के आकार में बनाती है। ठीक है, तू हंस ले, मैं जा रहा हूँ। मुझे तुम लोगों के साथ लंच नहीं करना है, वरना चुपचाप लंच कर। आखिरी बार बोल रहा हूँ। यार क्या करूं, मुझे लंच करने के लिए ना भाभी जी का बनाया हुआ दिल तोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ तोड़ना। अमित इतना कहकर गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो शाम को घर पहुँचता है और संजना को बुलाकर कहता है, यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बच्चों वाली हरकत थी? तुमने पराठा को ही दिल की शेप दे दी। अच्छा था ना, सबसे हटकर एकदम। आप बताओ ना, आपको कैसे लगे मेरे दिल वाले पराठे? मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, ना तुम्हारे पराठे ना उनको बनाने का तरीका। ये तो तुम सही शेप में पराठे बनाना सीख लो। मेरे लिए लंच में रोटियां दे दिया करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे दिल वाले पराठे। सब ऑफिस में मेरा मजाक बना रहे थे, आगे से ऐसा कुछ मत करना। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और संजना भी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर से सुबह नाश्ते में संजना दिल वाले पराठे बनाती, लेकिन इस बार फर्क बस इतना था कि वो पराठों को बीच में से काट देती है, क्योंकि उसे अमित की बातों का बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद अमित और मालती नाश्ता करने के लिए आते हैं। तभी मालती दिल वाले पराठों को देखकर कहती है, बहू, तेरे पराठों का डिजाइन तो ना तो गोल लग रहा है ना त्रिकोण में लग रहा है। तूने ये किस शेप के पराठे बनाए हैं? मैं बताता हूँ माँ, ये आपकी बहू के दिल वाले पराठे हैं। इनको दिल वाले पराठे बनाने का बहुत शौक है। इस चक्कर में कल ऑफिस में सबने मेरा मजाक उड़ा लिया। क्यों? इसमें मजाक वाली क्या बात है? बल्कि तुझे तो ये बोलकर उन सब का मुंह बंद कर देना चाहिए कि जो हुनर मेरी बीबी के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। तुझे क्या लगता है ये दिल वाले पराठे बनाना आसान होगा? कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। और ईमानदारी से बताइयो, तुझे देखकर अच्छा फील हुआ था कि नहीं? माँ अच्छा तो लगा था, लेकिन दोस्तों के साथ एम्बैरस होना पड़ा, वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो इसका मजाक बना दिया ना। वो इसीलिए क्योंकि तूने उनको ये दिखाया कि तुझे भी अच्छा नहीं लगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो भी तेरा मजाक नहीं बनाते। और बहू, तू भी ये ध्यान रख कि कुछ चीजें अपनों के बीच में ही रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर सबका सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता है ना। इसलिए तू भी अमित को ये दिल वाले पराठे लंच में देकर ब्रेकफास्ट डिनर में बना लिया कर, हम शौक से खाएंगे। आप सही कह रही हैं माँ जी, मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं वादा करती हूँ आपको कि आपकी कही हुई बातों का ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए अमित जी, मेरी वजह से आपको सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। मुझे भी सॉरी बोलना चाहिए, मैंने बिना बात के तुम्हें इतना सुना दिया। सॉरी, मुझे भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मालती के समझाने पर संजना और अमित एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जिसके बाद अमित जैसे ही खाने के लिए प्लेट से दिल वाले पराठे उठाता है, आधा टुकड़ा उसके हाथ में और आधा टुकड़ा प्लेट में ही रह जाता है।
जिसे देखकर अमित संजना से कहता है, संजना, अब ये क्या है? तुम्हारा दिल तो टूट गया, अब क्या होगा? लेकिन ये टूटा कैसे? हाँ तो कल आपने ही तोड़ा था मेरा दिल और बोला था कि मुझे नहीं खाना है दिल वाला पराठा, तो मैंने दिल के टुकड़े कर दिए और क्या। बहू, तूने ही हद कर दी, पराठों को भी अपने मूड और दिल के हिसाब से बना दिया। मतलब अब जब हमें टूटा पराठा खाने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि किसी ने तेरा दिल तोड़ दिया है, तू दुखी है। हाँ तो जब दिल तोड़ेंगे तो टूटे दिल वाले ही पराठे खाने पड़ेंगे ना। संजना की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अमित हंसते हुए कहता है, माँ, आपकी बहू ने और आपकी बहू के दिल वाले पराठे तो सच में मेरा दिल ही जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।